एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कोस्ट के प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। तो 35, 35A, 35B सेक्शन के साथ ऑर्डर 20A को हम आज कवर करने वाले हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा, वेट किस चीज़ की कर रहे हो? देखो भाई, सभी के सभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अब तो हरियाणा का भी डेट एक्सटेंड हो गई है फॉर्म भरने की। तो अभी तक आपने नहीं भरा तो फॉर्म भर लो और प्लीज़ जा कर के अभी भी तैयारी करनी शुरू कर दो। अभी भी टाइम है। अक्टूबर नवंबर का बोला गया है कि अक्टूबर नवंबर में जो है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे। तो आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो कि और उसके लिए चिंता मत करो। अगर भूल गए थे पहले, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो फॉर्म फिल कर दो और अक्टूबर नवंबर में यू कैन गो फॉर एग्ज़ाम। और उसके लिए प्रिपरेशन मैं आपको करा रही हूँ। यहाँ CPC करवा रही हूँ, CRPC अनअकैडमी पर करा रही हूँ, क्योंकि सभी एक साथ तो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो आप CRPC मेरे साथ अनअकैडमी पर करिए। स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ ये लगाने हैं आपको ARCHNA कोड, ताकि आपको वहाँ पर एक्सेस मिल जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, राजस्थान का भी एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ पर भी और अनअकैडमी पर भी मेरे साथ। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो भी ले सकते हो। कोड मेरा यूज़ करके 10% ऑफ है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो। सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। तो 1 महीने से लेके 24 महीने तक के प्लान्स हैं। स्पेशल क्लास तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे होती ही है। जैसे अभी हम CRPC कर रहे हैं, तो फटाफट उसको फिनिश करके नेक्स्ट मंथ से कुछ नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ताकि आपको बहुत हेल्प मिले आपके एग्ज़ाम्स में। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं तो आप इसको अवेल ज़रूर करो। फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, हर रोज़ होती हैं। स्पेशल क्लासेस के बहुत बेनिफिट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आपको मॉक टेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पोल मिलता है, तो आप उस पर ABCD ऐसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप ऐसा खेलते हैं। देन यू कम टू नो कि आप किस जगह पर खड़े हो, आपको कितना मेहनत और करना है, कितना लेबर और डालना है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो पोल फॉर लर्नर्स बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आपसे कभी क्लास मिस हो जाती है तो चलो रिकॉर्डेड देख लो। चलो रिकॉर्डेड नहीं तो आप जब लाइव में आते हो तो इंटरेक्टिव सेशन का अलग ही चांस होता है, अलग ही चार्म होता है, और बहुत ही मतलब एक अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कन्वीनियंटली आप लोग बात कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर एक रहता है कि आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्लास रिकॉर्ड की तो PDF फॉर्मेट में वही नोट्स जो स्लाइड्स में रहते हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लो। आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की एक्सेस देता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देता है, मॉक टेस्ट देता है, स्ट्रक्चर कोर्स है। ये भाई देखो, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये देखो कुछ टाइम के लिए, ये 12 महीने पे अगर आप जाते हो तो 1 महीना, 18 महीने पे 2 महीना, और 24 महीने पे 4 महीना। 24 महीने वाला बहुत सही है, 50,000 रुपये है। और एक अगर बात करो तो आपको 2,000 कुछ रुपए आपको 1 महीने के पड़ेंगे। और उस पर 24 महीने के लिए जब 50,000 है, तो 12 महीने के लिए कितना पड़ा? 25,000, ठीक है। कोड लगा लोगे तो 10% और ऑफ मिल जाएगा। सब बैचेस में आप पढ़ सकते हो आराम से। और दूसरी बात है, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा, आपको गाइडेंस मिलती है, काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर करते हो। मॉक टेस्ट है, रोज़ होते हैं 9 से 9:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। आप लोग इसको भी लगाइए, इसको भी अवेल कीजिए। देखो, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जहाँ 6,250 है, वहीं 24 महीने का 2,083 रुपये अगर आप लेते हो तो 50,000 रुपये टोटल है, और पर मंथ के हिसाब से 2,083 रुपये है, ठीक है। तो ये सब सब्सक्रिप्शन की प्लान है। अपने अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, आज से मत जाने दो, गो फॉर इट, ठीक है। आप लोग सब चाहे स्पेशल का लो, चाहे आप प्लस में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए बस अवेल करो क्लास, ताकि आप लोग को कि आप लोग का टाइम ख़राब ना हो, ठीक है। प्लस नहीं ले सकते, कोई इशू है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल में पढ़ो, स्पेशल में पढ़ो, उसको मिस मत करो। 12 बजे मेरी क्लास होती है, वहाँ पर आओ, खूब एंजॉय करो, ठीक है। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं जी। तो कोर्स से रिलेटेड प्रोविज़न हमारे पास सेक्शन 35, 35A, 35B, ऑर्डर 20A है। तो अगर आपको याद हो तो हमने एडजर्नमेंट जब पढ़ा था, तब उस वक्त आपको बताया था कि एडजर्नमेंट कराते हुए जब एक पार्टी बताती है कोर्ट को कि हम इसलिए एडजर्नमेंट करवाना चाहते हैं, इसलिए पोस्टपोन कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये फला प्रॉब्लम आ गई है, हमें एविडेंस लाने हैं, तो कोर्ट एडजर्न कर देती है, डेट दे देती है, पोस्टपोन कर देती है हियरिंग। तो उस केस में अगर उस डेट पर, जो एडजर्न हुई डेट है, उस पर भी पार्टी जिसने एडजर्नमेंट कराया, जिसकी रिक्वेस्ट पे एडजर्नमेंट हुआ,
अगर वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं होती तो दूसरी पार्टी को कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो वो कॉस्ट जो होता है उस पार्टी को जिसकी वजह से कॉस्ट बियर करना पड़ा उसे कॉस्ट बियरिंग पार्टी को पे करनी होती है। 35B मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि पहली बात तो हमें समझनी होगी कि जो कॉस्ट होती है वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोर्ट की मर्जी होती है कि वो कॉस्ट पे करने के लिए बोलेंगे भी या फिर नहीं बोलेंगे। ठीक है, कॉस्ट देना, कॉस्ट अवॉर्ड करना कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। सिविल प्रोसीडिंग्स में नॉर्मली हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कॉस्ट जो है इवेंट को फॉलो करती है। अब ये इस इवेंट से मेरा क्या मतलब है? इवेंट का मतलब होता है एक केस आया, सूट फाइल हुआ, हमारे हमारा सेक्शन 26 बोलता है कि यहाँ पर क्या हुआ, और ऑर्डर 4 बोलता है कि जो है सूट इंस्टीट्यूट हुआ। ठीक है, सूट इंस्टीट्यूट हुआ। अब सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद में जैसे सूट इंस्टीट्यूट हुआ, सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसकी डिक्री आएगी, सेक्शन 2 क्लोज 2 डिक्री आएगी। ठीक है, तो डिक्री, जजमेंट डिक्री, ऑर्डर 20। ठीक है, ये सारे प्रोविजन आपको बता रही हूँ ताकि याद रहे। तो जहाँ पर इवेंट आई, इवेंट क्या है? डिक्री आई एक के फेवर में और एक के अगेंस्ट। एक जजमेंट डेटर है और एक डिक्री होल्डर है। डिक्री होल्डर ऑर्डर हमारा जो है, हमें डिक्री के बारे में तो सब बता देता है ऑर्डर 20। डिक्री होल्डर कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लोज 3 में। तो अब यहाँ पर जब डिक्री भी आ गई, डिक्री होल्डर को डिक्री भी मिल गई, तो उस केस में एक केस आया और फिर उसके वजह से एक के फेवर में गया और एक के अगेंस्ट में गया, एक जजमेंट डेटर बना और एक डिक्री होल्डर बना। तो उस वक्त ये इवेंट हो गई। इवेंट क्या हो गई कि हमने सूट जो है एक के फेवर में डिसाइड कर दिया। तो अब जिसके फेवर में सूट डिसाइड किया है, जिसके अगेंस्ट डिसाइड किया है, उसको जो है क्या करना पड़ेगा? कोई कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो जनरल रूल तो यही है, जिसके अगेंस्ट आया है उसी को कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी। अब ये जो सेक्शंस हैं, हमारे जो प्रोविजंस हैं, वो बताते हैं कि कॉस्ट कितने तरीके की होती है। तो जनरली कॉस्ट जो होती है 4 तरीके की होती है। तो हमारे ये 4 ही प्रोविजन है और ये 4 तरीके की कॉस्ट है। तो जनरल कॉस्ट तो सेक्शन 35 में बताई गई है, मिसलेनियस कॉस्ट ऑर्डर 20A में बताई गई है, कंपेंसेटरी कॉस्ट फॉर फॉल्स एंड वेक्सिशियस क्लेम्स और डिफेंसेस। अब ये तो नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर किसी ने झूठा मुकदमा किया है या कोर्ट को परेशान करने के लिए मुकदमा किया है या झूठा डिफेंस बनाया है तो फिर 35A में उसे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और अगर डिले कर रहे हो, वही एडजमेंट वाली ऑर्डर 17 को साथ में रिलेट करेंगे, 35B पे करनी पड़ेगी। और एक सेलेम एडवोकेट वाला केस भी, वो मैंने आपको ऑर्डर 17 में बताया था, उसको याद कर लेना इसके साथ। ठीक है, अब जनरल कॉस्ट की बात करें तो सेक्शन 35 का हम एक ओवरव्यू लेते हैं। तो जनरल कॉस्ट सेक्शन 35 ऑब्जेक्ट बताता है कि जनरल कॉस्ट होते हैं। जनरल कॉस्ट का मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी हमने कहा कि एक इवेंट हुई, क्या इवेंट हुई कि एक के फेवर में डिक्री गई है और एक के अगेंस्ट के गई है, तो जो सक्सेसफुल पार्टी है उसको कॉस्ट मिलेंगी और जो लूजिंग पार्टी है उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी सक्सेसफुल पार्टी को। तो ये बात हमने अभी आपको बताई। तो सेक्शन 35 यही कहता है कि अवॉर्डिंग कॉस्ट जो है उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट को अवॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक लिटिगेंट को, मतलब एक पार्टी को, हमें जो उसने एक्सपेंसेस बियर करे हैं वो एक्सपेंसेस उसको जो है हम पे कर दें। ठीक है, लिटिगेशन में, केस में जो एक्सपेंसेस उसके द्वारा बियर किए गए हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम उसके पे करवा दें। तो ये ऑब्जेक्ट रहता है जनरल कॉस्ट का। यहाँ एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि सक्सेसफुल पार्टी को हम कोई फ़ायदा करा दें और जिसको नुकसान हुआ, कैसे, क्योंकि उसने केस को खो दिया, केस को उसके अगेंस्ट गया, तो हम उसको यहाँ पर पनिश कर दें। तो
इस केस में ये उद्देश्य नहीं रहता। जनरल कोस्ट में ऑब्जेक्टिव ये ज़रूर है कि जिसको लिटिगेशन फाइल करने में, जो भी उसने केस फाइल करने में, केस लड़ने में, सूट लड़ने में जो भी उसने कॉस्ट जो है इनकर की है, कॉस्ट उसको मिली लगी है, वो कॉस्ट की भरपाई उसको हो जाए, क्योंकि वो केस जीत गया। वो केस हार जाता तो नहीं मिलेगी कॉस्ट, सिंपल सी बात है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हम इसको ऐसे समझें कि हमने सक्सेसफुल पार्टी को और फ़ायदा करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हम उसके खर्चे की भरपाई करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं इसका भी एक लॉजिक समझेंगे हम, क्योंकि वो लॉजिक समझने वाली बात बहुत ज़रूरी होती है। अब आप खुद सोचो, एक कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो केस आया था उसमें एक्चुअल में प्लेंटिफ के साथ गलत हुआ था, तो जो गलत हुआ प्लेंटिव के साथ में, उस गलत को सही करवाने के लिए वो कोर्ट आया, उसने खर्चा बियर करा। तो अब आप खुद सोचो कि जब उसने ये खर्चा बियर करा, जो ऑलरेडी उसका एक राइट था, उसको राइट को लेने के लिए ऊपर से कॉस्ट पे करनी पड़ी, तो वो कॉस्ट किसके वजह से पे करनी पड़ी? डिफेंडेंट की वजह से ना, क्योंकि हमने यहाँ प्लेंटिफ को केस जिताया, तो डिफेंडेंट की वजह से ना। तो डिफेंडेंट को हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफेंडेंट ही वो नुकसान भरपाई करेगा जो ऑलरेडी प्लेंटिफ का अधिकार था, तुमने इन्फ्रिंज किया। इन्फ्रिंज करने के बाद बेचारे प्लेंटिफ को कोर्ट में आना पड़ा, धक्के खाने पड़े, कॉस्ट बियर करनी पड़ी, वकील लेना पड़ा। तो सारे के सारे खर्चों की भरपाई, एक तो उसने इतना टाइम लंबा वेट करा, दीवानी मुकदमा वैसे ही है, सिविल सूट है, ऊपर से उन्हें कॉस्ट भी नहीं दो इस सारे पैसे की हर जाने का, तो इसीलिए ये उद्देश्य है पहला। दूसरी तरफ अगर डिफेंडेंट केस जीत जाता है तो यहाँ भी देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जज साहब हैं उनके कहने का मतलब ये है प्लेंटिफ ज़बरदस्ती डिफेंडेंट के खिलाफ केस लेके आया, जबकि ऐसा कोई अधिकार नहीं था। तो जिसको एक केस में लाया गया है और जिसकी की कोई गलती नहीं थी, तो उसकी नाम खराब हुआ, रेपुटेशन खराब हुई, उसका फालतू में टाइम खराब हुआ। तो अब उसने जो इतनी कॉस्ट बियर करी, उसने भी तो वकील किया, उसने भी तो खर्चा पानी करा, तो वो सारा खर्चा देना पड़ेगा। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। ये नहीं है कि सक्सेसफुल पार्टी को हम प्रॉफिट करा रहे हैं, नहीं, हम उसकी कॉस्ट उसने जो करी है बियर, वो हम उसको दिलवा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ जनरल कॉस्ट इन सेक्शन 35। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। अब प्रिंसिपल देखो, ये सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि कोर्ट का यहाँ पर डिस्क्रिशन होता है। डिस्क्रिशन को जब हम बात करते हैं कि कोर्ट को रीज़नेबल अपनी जो है सारी की सारी ध्यान देते हुए, मतलब कि ठीक तरीके से उनको डिसीज़न लेना है कि अब यहाँ पर डिस्क्रिशन की हम बात करते हैं। तो डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है कि अपनी मतलब कि एक चांस से, ह्यूमर से, अपने मजाक में हमारा मन नहीं कर रहा तुम्हें कॉस्ट बेयर कराने का, हम नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रीज़नेबल ग्राउंड्स होने चाहिए जब डिस्क्रिशन को यूज़ कर रहे हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही मतलब होता है डिस्क्रिशन का, यही ग्राउंड्स होते हैं। हर फैक्ट्स पे, हर सर्कमस्टांसेस में जो डिस्क्रिशन होता है वो अलग हो सकता है। और ये आपको मैंने बता ही दिया कि जो इवेंट होती है उसी को कोस्ट फॉलो करती है, ठीक है। हम सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बता दी बात। अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे बेयर एक्ट के प्रोविजन से, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट देखते हैं कि सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2 कहता है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि जब भी कोर्ट ऑर्डर करती है कि कोस्ट जो है वो इवेंट को फॉलो नहीं करेगी, यानी अगर सक्सेसफुल पार्टी को हम कोस्ट नहीं दे रहे हैं तो उस केस में कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि हम इस वजह से, ये पार्टी भले ही सक्सेसफुल हुई तब भी हम इसकी कोस्ट इसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये बात हमें देखनी है। और ये जो रीजंस जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? वाजिब होने चाहिए, अपनी मर्जी वाली कोई बात नहीं कि हमारा मन नहीं कर रहा हम नहीं आपको अलाउ करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो कॉस्ट होती है, अगर आप इम्पोज कर रहे हो दूसरी पार्टी पे जो कि लूज़ किया है केस, उसके अगर ऊपर आप कि यहाँ पर इम्पोज करते हो कॉस्ट को, तो ये कॉस्ट रियल होनी चाहिए एंड कॉम्पनसेटरी होनी चाहिए, सिंबॉलिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए। ऐसे होनी चाहिए कि दूसरे लोगों को लेसन्स भी मिले कि हाँ जी, आप आगे से ऐसे हर किसी को केस में नहीं खरीद सकते, हर किसी की राइट्स को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। तो इट शुड बी लाइक दैट, ठीक है। और फिर आता है, या फिर हम इसको दूसरे सेंस में समझें कि मतलब एक्चुअल में ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ 100-200 रुपये पकड़ा दिए तो दैट इज़ योर कॉस्ट। 100-200 रुपये में तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। 100-200 रुपये में अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को पे कर रहा है तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, प्लेंटिफ को तो कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिम्बॉलिक दे दिया है, इट शुड बी एक्चुअल, ठीक है।
फिर अब आता है सेक्शन 35, ये बेयर एक्ट का बिल्कुल लैंग्वेज है, इसको एक बार देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, तो सिंपल बात कह रहे हैं कि अगर कोई कंडीशंस, कोई लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड है, उसकी सब्जेक्ट में मतलब उसके ही अकॉर्डिंग ये चीज़ चलेगी, और कोई और अगर प्रोविजंस हैं किसी लॉ के तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जो कॉस्ट होंगी या इंसिडेंट होंगे सारे सूट्स के, सभी सूट्स के, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे जाएंगे। और जो कोर्ट होते हैं उनके पास फुल पावर होती है कि वो ये डिसाइड करते हैं कि वो किसको जो होते हैं किसको कॉस्ट पे करने के लिए बोलते हैं, और क्या प्रॉपर्टी देते हैं, और किस हद तक वो कॉस्ट को पे करने के लिए बोलते हैं। और जितनी भी नेसेसरी डायरेक्शंस होती हैं रिगार्डिंग कॉस्ट, वो कोर्ट ही जो है डिसाइड करते हैं। ये फैक्ट कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है केस को ट्राई करने का, ये बार नहीं करता इस बात को कि वो कॉस्ट इम्पोज नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन बन सकता है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आप वहाँ एग्ज़ाम देने बैठे हो, ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी क्या वो कॉस्ट जो है दे सकती हैं, क्या कॉस्ट अवॉर्ड कर सकती हैं, यस और नो। या आपसे ये पूछ लिया जाए सिंपल कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है दूसरा पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट केस लेके जाता है, तो वहाँ पर केस में जब लेके गए तो जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट के पास, कोर्ट फिर भी कॉस्ट अवॉर्ड कर देती है, तो क्या ये बार है, क्या ये वॉइड है, क्या ये इलीगल है, क्या ये मतलब बार नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बार नहीं है। तो भले ही कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो भी वो कॉस्ट जो है वो अवॉर्ड कर सकती हैं, ये बात हमें ध्यान रखना है। और सबसेक्शन 2 कहता है कि जब कोर्ट डायरेक्ट करते हैं कि कोई भी जो हमने कहा कॉस्ट है वो सक्सेसफुल पार्टी को हम नहीं पे करेंगे, तो कोर्ट को वो डिसीज़न लिखना पड़ेगा, हाँ जी हमने इस वजह से चीज़ डिसाइड करी। अब हम चलते हैं दूसरी कॉस्ट के ऊपर जो कि कंपेंसेटरी कॉस्ट है। अब 35A क्या है, कंपेंसेटरी कॉस्ट। तो अगर आप याद करो तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई झूठा मुकदमा ले आता है, ज़बरदस्ती कोर्ट का जो है टाइम ख़राब करना चाहता है, ऐसा मुकदमा लेके आता है, ऐसा डिफेंस बनाने की कोशिश करता है कि मैं एविडेंस ला रहा हूँ, मेरे पास तो सबूत है, और ज़बरदस्ती कोर्ट का जो है टाइम वेस्ट करता है, तो फिर 35A कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कंपेंसेटरी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कंपेंसेटरी कॉस्ट जो है वो जनरल रूल जो है जो कि कहता है कि कॉस्ट आर ओनली एन इंडैमिनिटी एंड नेवर मोर देन इंडैमिनिटी। इंडैमिनिटी से ज़्यादा नहीं होता, मतलब जितना नुकसान हुआ है उतनी भरपाई होगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 35A में आगे कंपेंसेटरी कॉस्ट के बारे में कहा गया है कि जब कोर्ट होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि लिटिगेशन जो है वैक्सिशियस मोटिव के साथ आया है और जो उसके रीजंस हैं वो ग्राउंडलेस हैं, तो वो अलग एक्शन ले सकते हैं। ये जो सेक्शन है वो सूट्स के ऊपर अप्लाई होता है, अपील और रिवीजन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सूट के ऊपर तो अप्लाई होता है और अपील और रिवीजन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। 35 में ए में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे कॉस्ट मिल जाए तो कुछ कंडीशन उसे प्रूव करनी पड़ती है। पहली कंडीशन उसे बताना होता है कि जो क्लेम है या डिफेंस है वो फॉल्स है, वैक्सिशियस है, परेशान करने के लिए आया है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन जो है जो दूसरी पार्टी ले रही है, जैसे अगर कोई एक क्लेम आया, पहले एक क्लेम आया वो झूठा है, वो वैक्सिशियस है, दूसरी पार्टी ए लेके आया क्लेम, बी कहता है नहीं भाई मैं तो ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये तो जो है ये डिफेंस, ये क्लेम ये जो है फॉल्स है, वैक्सिशियस है, और ये मेरे को नॉलेज में है कि ये वैक्सिशियस है और ये जो है कैसे है, फॉल्स है। ऑब्जेक्शन जो कि लिए जाते हैं दूसरी पार्टी के द्वारा क्लेम या डिफेंस के तौर पर वो फॉल्स है, वैक्सिशियस है टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी रेजिंग इट, तो जो उसको रेज कर रही है उसके हिसाब से ये गलत है। थर्ड पॉइंट समझिए, थर्ड एसेंशियल कंडीशन वो ये कहती है कि जो क्लेम है, कौन सा दावा, ये जो कि फॉल्स या वैक्सिशियस था, दूसरी पार्टी को पता था, उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो ये जो दावा है एक पार्टी लेके आती है जो कि फॉल्स या वैक्सिशियस है, उसको कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया कि हम आपको नहीं अलाउ करें। जब उसने यहाँ पर जब पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये तो झूठा दावा है, कोर्ट ने उसको डिसअलाउ कर दिया। ये जो लेके आया था वो दावा उसने ही अपने आप ही विड्रॉ कर लिया
या उसने अबेंडन कर दिया, चाहे तो पूरा का पूरा चाहे उसका कुछ पार्ट। तो ये सब तो उसने कर दिया, कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया या उसने विड्रॉ कर लिया, अबेंडन कर दिया, उसके बावजूद भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें, क्योंकि आप दावा लेके आए, दूसरी पार्टी को आना पड़ा आपकी वजह से, तो इसलिए कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। और ये जो कॉस्ट है मैक्सिमम 3000 रुपीज़ तक जाती है। उसमें भी अगर पेक्यूनरी जो लिमिट्स हैं, ठीक है, जो पेक्यूनरी लिमिट्स हैं मतलब जितनी कोर्ट पे कर सकती है उससे ज़्यादा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है 3000 होनी चाहिए, 3000 मैक्सिमम है, और पेक्यूनरी लिमिट जो कोर्ट होंगी उसको देखना पड़ेगा। और इन दोनों में से जो कम बैठेगी कोर्ट जो है उसको ही दे सकते हैं। मतलब कोर्ट पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितना है कॉस्ट देने का, तो जो कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन होगा उतना दे सकती हैं, या फिर मैक्सिमम 3000 हो सकता है। और उसमें फिर हम क्या देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि जो कम होगी ना उसको हम ले लेते हैं। लेकिन एक पर्सन को ये ध्यान रखना, एक पर्सन को जिसके अगेंस्ट यहाँ पर एक ऑर्डर पास हुआ है कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट देने का 35A में, उसको अगर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है उसको, तो वहाँ से एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा कि आप झूठा दावा लेके ऐसे आपने किया, तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी से वो यहाँ से एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा उसको। और जो भी इसके बाद अगर कोई दावा आता है डैमेजेस का या कंपनसेशन का, क्योंकि वो फॉल्स, फ्रिवलेस या वैक्सेशियस क्लेम लेके आया, डिफेंस लेके आया, तो कोर्ट जो होंगी यहाँ पर जो कंपनसेशन उनको अवॉर्ड की गई थी प्लेंटिफ को, उसको जो है वो ध्यान रखेंगे। जब एक समझिए बात को, एक दावा आया, एक सूट आया, उस वो झूठा दावा था, उसको देख करके कोर्ट ने क्या किया, प्लेंटिफ को यहाँ पर दे दिया, क्या दे दिया, डिफेंस बना के लाया था ना झूठा, तो यहाँ पर कॉस्ट दे दी। अब सब्सिक्वेंट सूट उसने फाइल किया प्लेंटिफ ने कि मेरे खिलाफ ये झूठा दावा लेके आया था, अब मैं दूसरा इसके खिलाफ जो है फॉल्स क्लेम का इसके खिलाफ सूट फाइल करता हूँ। तो यहाँ पर ये सूट को डिसाइड करते हुए कोर्ट जो है पहले वाले सूट में जब उन्होंने कॉस्ट दी थी प्लेंटिफ को, उसको भी ध्यान में रखेंगे। अदर लाइबिलिटी जैसे कि क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो अगर कोई और लाइबिलिटी बनती है तो वो भी यहाँ पर लग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हमने कंपनसेशन पे करने के लिए बोल दिया तो उसका मतलब कोई और लाइबिलिटी से उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलती। और अपील की अगर बात करें तो इस बात को ध्यान रखना, ये चीज़ बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो ऑर्डर है, जो ये हमारा ऑर्डर है, यहाँ पर अगर कंपनसेटरी कॉस्ट को अलाउ कर दिया गया, अवॉर्ड कर दिया गया, तो उसको अपील के लिए जा सकते हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि अरे मुझे क्यों कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट पे करने के लिए दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे पे करनी चाहिए, मैं तो कोई फॉल्स या वैक्सेशियस क्लेम लेके नहीं गया, या ये कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, तो वो अपील कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कंपनसेटरी कॉस्ट नहीं देंगे आपको, तो उसकी अपील नहीं जा सकती। और सच एन ऑर्डर उसको हम कैसे केस डिसाइडेड मान लेंगे और उसके खिलाफ रिवीजन चला जाएगा। बेरक के प्रोविज़न से समझेंगे, सिंपल सा ही है कि अगर किसी सूट में या किसी और प्रोसीडिंग में जिसमें एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी यहाँ पर शामिल कर ली गई है, लेकिन अगर अपील या रिवीजन पे कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट की बात आती है तो वो नहीं है यहाँ पर 35A में। उन्होंने कहा कोई भी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है किसी क्लेम को या डिफेंस को इस ग्राउंड पे कि जो क्लेम या डिफेंस है कोई पार्ट है उसका, ये अगेन जो ऑब्जेक्टर है, मतलब जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट है, फॉल्स है, वैक्सेशियस है, और ये उसकी नॉलेज में है, तो वो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्टर है वो क्लेम ये जो डिफेंस है उसको बोलेगा कि इसको डिसअलाउ भी कर दिया गया है, अबेंडन भी कर दिया गया है, विड्रॉ भी कर दिया गया है। तो कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, तो रिकॉर्ड करने के बाद रीज़न उस क्लेम और डिफेंस को फॉल्स या वैक्सेशियस बना के एक पेमेंट ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं कि आप जो है इसको पेमेंट कर दीजिए कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट। हाँ, तो अब 35A का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो यहाँ कोर्ट होंगी ना, जब वो ऑर्डर कर रही है पेमेंट की, तो वो 3000 से ज़्यादा नहीं करेंगे और वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी देखेंगे, और जो दोनों में से कम होगा उसको क्या करेंगे, ले लेंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं जो स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट होंगे वहाँ 250 रुपये है, ठीक है, इसको हमने ध्यान रखना है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ को। और जहाँ पर उन्होंने कहा स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट जो एक्ट है, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट एक्ट 1887 अप्लाई नहीं होता है, तो उस केस में बोल रहे हैं वहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कोर्ट को बोलेंगी कि आप कॉस्ट अवॉर्ड कर सकते हैं कोई भी अमाउंट, लेकिन वो 250 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लिमिट्स भी कह सकते हैं कि वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइज़ो आगे कहता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं
वो लिमिट लगा सकते हैं अमाउंट के ऊपर, कौन सी अमाउंट पे, जो एक कोर्ट या फिर क्लासेस ऑफ कोर्ट जो है एम्पावर है कि वो कोस्ट को, कौन सी कोस्ट जो है वो, कितनी की कोस्ट जो है वो जो है वो अवॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो यहाँ पर लिमिट जो है, यहाँ हमने कहा ना कि पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कौन इम्पोज करता है, कोर्ट इम्पोज करते हैं, हाई कोर्ट इम्पोज करते हैं। फिर सब सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट एक ऑर्डर आया है इस सेक्शन में, वो एग्जाम्शन नहीं प्राप्त करेगा क्रिमिनल लाइबिलिटी से, कि हाँ भाई मेरे को क्लेम या कोई डिफेंस की वजह से मुझे कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट पे करने को बोला, अब क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं हो सकती मेरे अगेंस्ट, तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। कोई भी कॉम्पेंसेशन जो यहाँ अवॉर्ड किया गया है इस सेक्शन के अंदर किसी फॉल्स या वेक्सिशियस क्लेम या डिफेंस के लिए, तो उसको हम कह रहे हैं सब्सिक्वेंट सूट फॉर डैमेज या कॉम्पेंसेशन पर वहाँ पर देखा जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, ये भी मैं आपको बोल चुकी हूँ कि भाई सेक्शन 35B क्या कहता है कि अगर हमने कहा था कि एडजमेंट करा दो प्लीज़, एविडेंस लाने हैं और एडजमेंट करा दो, ठीक है मान लिया आपकी बात और एडजमेंट कराने के लिए बोल दिया, उस डेट पे भी नहीं आए, तो अब यहाँ पे कॉस्ट तो बियर करनी पड़ी ना दूसरी पार्टी को आपकी वजह से, तो उस वजह से इस कॉस्ट को अब आप बियर करोगे। ठीक है, ये 1976 में ऐड किया गया था इसी वजह से कि कोई व्यक्ति जो है डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ ना करे, लिटिगेटिंग पार्टीज जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ ना करें, तो कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि वो कंपनसेटरी कॉस्ट लगा दें पार्टीज़ के ऊपर जो डिले करने के लिए, किसी भी स्टेज पर लिटिगेशन को डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये कॉस्ट जो होंगी इसके बावजूद कि रिज़ल्ट क्या रहा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट तो ये बियर करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से डिले हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मैंडेटरी है ये नेचर, ये जो प्रोविजंस हैं ये ध्यान रखना, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 35B के प्रोविजन मैंडेटरी हैं डिस्क्रिशनरी, तो आपको लिख के आना मैंडेटरी है। इसीलिए कोर्ट जो है उनको प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट या डिफेंस को अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है कॉस्ट पे करने के लिए, जो कोर्ट ने कहा कि आपको यहाँ पर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी वजह से देरी हुई, और वो उस देरी की वो वजह से जो कॉस्ट हुई है वो पे नहीं करते हैं, तो उस केस में जो कोर्ट होंगी वो उनको अलाउ नहीं करेंगे कि आप इसको जो है नहीं भर सकते, फिर चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो फिर चाहे वो डिफेंस हो। ठीक है, लेकिन अगर वो पार्टी जो है वो कॉस्ट पे नहीं कर सकती, अनेबल है क्योंकि उस सर्कमस्टांसेस के कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि स्ट्राइक हो गई है, एडवोकेट की या स्टाफ की, लास्ट डे फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट जो था वो हॉलीडे हो गया है, तो कोर्ट टाइम को बढ़ा सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और रिसेंटली अशोक कुमार वर्सेस राम कुमार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो आजकल का जो सिस्टम है, ये जो छोटी छोटी कॉस्ट लगाने की सिविल मैटर में है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, और ये कोई मतलब एक तरीके से दूसरों के लिए कोई शिक्षा वाली बात नहीं आ रही यहाँ पर वैक्सीशियस है लग्जरी लिटिगेशन में। ठीक है, तो हमें जो है मोर लिटिगेशन मतलब रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए जब हम लिटिगेशन के लिए हम कहते हैं कि भैया उसने जो है कॉस्ट जो है इसको बियर करनी चाहिए, तो थोड़ा जो है लीनियन हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से कॉस्ट को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सेक्शन 35 बेयर एक्ट की देखो कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले की, अगर किसी डेट पर जो कि हियरिंग की डेट फिक्स थी या फिर कोई और स्टेप लेना था, तो पार्टी टू द सूट है वो नहीं आती है, फेल हो जाती है आने में जो कि उसको आना चाहिए था। ठीक है, उस डेट पर, या फिर एक एडजमेंट ले लेते हैं कि हम जो है एविडेंस लेना चाहते हैं किसी और ग्राउंड पे, तो कोर्ट ने रीज़न रिकॉर्ड करके एडजमेंट दे दिया, पार्टी उस पर नहीं आई, तो अब आपको रिएम्बर्स करना पड़ेगा कॉस्ट जो आपकी वजह से दूसरी पार्टी को हुआ। अब यहाँ कह रहे हैं शैल बी कंडीशन प्रेसिडेंट टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ द सूट बाय द प्लेंटिफ वेयर द प्लेंटिफ वाज ऑर्डर टू पे द सच कॉस्ट। यहाँ भी ध्यान रखना है, तो कोर्ट एक ऑर्डर बनाते हैं कि जो पार्टी है उसको दूसरी पार्टी को कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जिसको कोर्ट लगता है रीज़नेबल है, दूसरी पार्टी को रिम्बर्स करने के लिए जो उसका खर्चा वगैरह हुआ है, तो वो सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी। उसके बाद में कोर्ट ये देखेंगे कि सूट जो था वो प्लेंटिफ के द्वारा था, और जब जहाँ पर प्लेंटिफ को ऑर्डर किया गया पे करने के लिए, और जो डिफेंस के द्वारा था तो डिफेंस को कहेंगे कि भाई आप पे करो, जिसने भी गलती करी है उसकी गलती को जो है दूसरे की भरपाई करनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन कहता है जहाँ सेपरेट डिफेंसेस आए हों, ठीक है, डिफेंडेंट या ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट्स के द्वारा अलग अलग डिफेंसेस आए हों, तो जो ये कॉस्ट की बात करी है ये सबसे पहली कंडीशन होगी कि हम फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेंस तभी लेंगे जब जो है आपको जो कॉस्ट बियर करने के लिए कहा है वो आप बियर कर दो। तो जो कॉस्ट है जो कि सब सेक्शन 1 में कहा गया है, अगर पे नहीं किया जाता है तो यहाँ पर कॉस्ट जो डिक्री में अवॉर्ड की गई ना,
वो भी इंक्लूड की गई हैं। लेकिन अगर ये कोस्ट पे नहीं की जाती तो सेपरेट ऑर्डर बनाया जाएगा इंडिकेट करने के लिए कि जो अमाउंट है कोस्ट की वो क्या है, और नेम और एड्रेसेस पर्सन्स के कौन हैं जिन्होंने कोस्ट पे करनी थी, और एक ऑर्डर बनाया जाएगा कि आपके अगेंस्ट हम जो है अब ये लेकर के आ रहे हैं एक्शन, आप जो है कोस्ट पे करो। अब मिसलेनियस कोस्ट में आता है हमारा ऑर्डर 20A। 20A जो ऑर्डर है वो स्पेसिफिक प्रोविजन बनाता है विद रिगार्ड टू द पावर ऑफ कोर्ट टू अवॉर्ड कोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस। तो कि मिसलेनियस कोस्ट है, नाम से हमें समझ में आ रहा है, जैसे और बाकी सारे एक्सपेंसेस हो गए, जैसे नोटिस देने का खर्चा हुआ, टाइपिंग के चार्ज हुए, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्शन करने का हुआ, या कॉपीज़ रिकॉर्ड करनी है, या विटनेसेस प्रोड्यूस करने, तो ये सारे यहाँ पर खर्चे इंक्लूड हो जाएंगे कोस्ट में, इन यहाँ पर ऑर्डर 20A में। तो रूल 1 कहता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन आइटम्स। तो यहाँ पर हमने जो भी कोस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है उसको बिना बिना उनके प्रिजुडाइज के, बिना उन्हें कष्ट पहुँचाए, बिना उन्हें नुकसान पहुँचाए, हमें ध्यान रखना है कि कोर्ट कोस्ट अवॉर्ड कर सकती है किस केस में, जो एक्सपेंडिचर इनकर किए गए नोटिस देने के लिए। ठीक है, नोटिस देने के लिए वो कोस्ट जो एक्सपेंडिचर इनकर किए गए किसी नोटिस की वजह से, ठीक है, तो किसी नोटिस की वजह से एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनी नोटिस विच दो नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय लॉ के द्वारा उसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने वो नोटिस दे दिया और उसको एक्सपेंडिचर हुए, तो वो भी देने पड़ेंगे, वो भी पेयर करने पड़ेंगे। टाइपिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग, प्लीडिंग या किसी भी तरीके की, इस तरीके से हमें जो है प्रिंटिंग में किसके, जैसे टाइपिंग में, राइटिंग में, प्रिंटिंग में, प्लीडिंग को प्रिंट करने में, राइट करने में, टाइप करने में अगर कोई खर्चा हुआ तो उसका खर्चा। यहाँ पर कोई भी कोर्ट के रिकॉर्ड चेक करने में, सूट के पर्पस के लिए कोई कोर्ट हमें रिकॉर्ड चेक करने की परमिशन दी, वो परमिशन के लिए हमने पैसे खर्च करने पड़े, तो उसमें कोई खर्चा आया हुआ है तो वो पेमेंट यहाँ पर इंक्लूड की गई है। एक्सपेंडिचर जो कि खर्च किया गया कहाँ पर, विटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए, भले ही कोर्ट ने उन्हें समन नहीं किया हो। ठीक है, फिर अगर अपील की बात हो रही है तो चार्जेस इनकर जो होंगे पार्टी के द्वारा कि उन्होंने जजमेंट की कॉपी ली, डिक्री की कॉपी ली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ में ये जाएंगे, तो यहाँ पर इन कोस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। रूल 2 कहता है कोस्ट टू बी अवॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट। तो कोस्ट कैसे हम अवॉर्ड करेंगे, जैसे कि हाई कोर्ट रूल बनाती है उसी के अकॉर्डिंग, तो हमने ध्यान रखना है। ऑर्डर 20A में जो हाई कोर्ट ऑर्डर बनाएगी उसके अकॉर्डिंग हम कोस्ट अवॉर्ड कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।